नाउ कुछ और चीजें देखते हैं, दैट इज ऑन इनर्शिया। व्हेन मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, श्रेया इस सेंटेंस को पूरा करो। जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो क्या होता है पैसेंजर्स के लिए? जब चलती हुई बस अचानक रुकती है तो पैसेंजर्स आगे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देख लो, ये अभी दिस इज मूविंग बस, तो मूविंग बस में पैसेंजर बैठा हुआ है और ये बस मूव कर रही है, लेकिन इफ इट स्टॉप्स, ये क्या हो गई? बस स्टॉप हो गई। स्टॉप होने के बाद क्या होगा? ये जो पैसेंजर है इसका अपर बॉडी कंटिन्यू टू मूव करता रहेगा कि बट, लेकिन जो लोअर बॉडी है इट इमीडिएटली कम्स एट रेस्ट, क्योंकि ये तो मूव कर ही रहा था ना। तो अपर बॉडी क्या, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से मूव करता रहा, तो वो लगातार, क्योंकि वो इट इज नॉट कनेक्टेड टू सीट, तो वो मोशन कर रहा है, लेकिन जो चीज कनेक्टेड टू सीट है वो बस के साथ रुक गई। ठीक है? तो व्हेन मूविंग बस suddenly stops, then passengers, ठीक है, move in forward direction। ऐसा क्यों है? इसका आंसर, as bus stops then lower body of us, the lower body of them immediately comes to rest. It immediately comes to rest as it is in contact with bus या सीट, वो सीट के कांटेक्ट में थी इसलिए रेस्ट में आ गई। However, upper body, शांति सेंटेंस पूरा करिए। However, upper body is in motion, due to which the upper body moves forward. बोलो। So upper body was in motion because of inertia of motion. So it continues to move. हाँ, body which was initially and और वो ये भी बात है which is not connected to anywhere, which is free to move, है ना? So which was initially in motion remain in motion या फिर continue moving, क्यों मूव करती रहती है? Due to inertia of motion, और इस वजह से क्या होगा? So passengers fall in forward direction, fall in forward direction। रोहन, अगर मान लीजिए ये बस है और इसके ऊपर कुछ गठरी रखी है और साथ में बक्से रखे हैं, तो अगर ये बस अचानक चल दे तो ये गठरी और बक्से आगे गिरेंगे या पीछे? पीछे की ओर गिरेंगे। सो इफ, ठीक है, बस सडनली मूव्स देन द रूफ टॉप लगेज, उसके रूफ पे रखे हुए लगेज फॉल इन बैक डायरेक्शन। ऐसा निष्ठा क्यों होता है बताओ? ये तो हाँ, क्यों? क्योंकि अचानक चल दी तो क्या होगा बताइए? इट इज सो, पीछे गिर जाएंगे सब। कहाँ गिरेंगे? बस तो आगे निकल गई। जैसे हमने कहा था 5 का सिक्का वहीं रह जाता है और कार्ड आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो
in that direction as जो रूफ टॉप लगेज था was initially at rest remain वो किस में बना रहेगा बोलो it remain at rest due to inertia of rest ये रेस्ट नहीं चल रहा था ठीक है remain at rest as bus moves forward then this luggage loses its space भाई बस निकल गई due to gravity देखो ना as bus moves forward then so it is advised to tie luggage over ये कहा जाता है नहीं as bus moves forward then जो लगेज है loses its base and fall down under weight. Shreya, when moving bus suddenly stops, why the luggage kept over rooftop falls in forward? चलती बस है, रुक जाए, तो सामान का ड्राइवर के आगे गिर जाएगा. क्यों गिर जाएगा? क्योंकि वो मोशन में था, जैसे बस स्टॉप होगी तो लगेज है वो क्यों गिर जाएगा? inertia of motion. It is due to inertia of motion. चलो आगे की बात करो. Now, अब देखिए, we will come to two different physical quantities, that is inertia and mass. So, mass के बारे में व्योम थोड़ा कुछ बताइए. It is Sir, it is the matter contained in an object. matter contained, amount of matter contained, amount of matter contained in a body. It is fundamental quantity of matter. ये बहुत बेसिक क्वांटिटी. कोई मैटर है तो उसमें मास होगा ही. It is fundamental quantity, fundamental property of matter. ये fundamental property है. ये पदार्थ का मूलभूत गुण है. क्या है? It is basic property. Property of matter. Its unit is kg. सही है? इसकी यूनिट kg होगी. It is scalar quantity और ज्यादा तो इतना नहीं. It is scalar quantity. अब और बोलो. Inertia के direct proportion. इनर्शिया मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. मास का इनर्शिया से लेना नहीं होता है. मास की होने से इनर्शिया होता है. ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे इनर्शिया के बारे में? इनर्शिया क्या है? ये दोनों एक साथ पूछे जाएंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड इनर्शिया. तो डिफरेंशिएट ना करना, दोनों को अलग अलग लिख देना. ऐसा पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस कहीं मिलेगा नहीं. अलग अलग लिख देना, वही डिफरेंस मान लेगा. सो now tendency of an object to resist any kind of change in its state of motion or rest. ठीक है? Tendency of an object to resist any change in its state of motion or rest. In its state of motion or rest is called inertia. इसको जड़त्व कहते हैं. If object has more mass then it has more inertia.
अगर बहुत थोड़ा मास है, जैसे एक मोती है, मोती पर तुम फोर्स लगाओगे ऐसे उंगली से तो उछल के वहां गिरेगी, और पत्थर पे लगाओगे तो चोट लग जाएगी। तो बोलो किसमें ज्यादा टेंडेंसी है रेजिस्ट करने की? पत्थर में। जिसमें मास ज्यादा है वो ज्यादा विरोध करेगा। अब देखो, छोटे बच्चे को तुम धक्का दे दोगे पर गामा पहलवान को दे पाओगे या सुमो पहलवान को? क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ, ये लिखा है ना, मोर मास, यही तो है, ठीक है। इफ इन ए कैरम बोर्ड द बेस क्वाइन इस, जो बेस क्वाइन इस पर रखी है और उसको स्ट्राइकर से हमने हिट किया, तो जब स्ट्राइकर से हिट किया तो हिट करने पर बेस क्वाइन हट जाती है। However, the stacks of coin remain retained, वो अपनी जगह रहता है। ऐसा क्यों? ऊपर चित्र बना हुआ है। When जो बेस क्वाइन ऑफ ए स्टैक ऑफ कॉइन, स्टैक का मतलब क्या होता है? ढेरी ऑफ कॉइन is hit with striker, then जो बेस क्वाइन है get displaced, but अदर क्वाइन क्या होंगी? रिमेन स्टैक, वो निकल गई। इसको मारा तो तुमने, वो छोटी वाली क्वाइन निकल गई, रिमेन स्टैक। ऐसा क्यों होता है? As the upper coins were initially at rest, remain at rest due to inertia of rest and simply descend down, बस वो वहां से उतर जाती। अब वो जैसे तुमने मेज पोस्ट हटाया, सामान वहीं रह गया। As upper coin, नीचे को तो तुमने हिट किया है तो वो हिट हो गया। Which were initially at rest remain at rest due to inertia of rest and simply, इसलिए क्या करेंगी? descends, उतर जाती हैं, descends। आगे बढ़ते हैं। आयुषी, मोमेंटम को डिफाइन करिए। हर्षिता, मोमेंटम इज, ठीक है, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। देखो मोमेंटम क्या होता है, जरा इस चीज को समझें। अब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर बढ़ रहे हैं। एक और भी डेफिनेशन है। पहले मोमेंटम को समझो, पी कहते हैं, और पी क्या होता है? इट इज मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is momentum. Momentum is a vector quantity. Okay. Now, Noor, what is the unit of momentum? बहुत अच्छा बता, आप भी बोलो। चलिए, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? ये केजी में है और ये मीटर पर सेकंड, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगी? इट इज, ये केजी में है और मीटर पर सेकंड। मिश्का, व्हाट इज अदर डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? हाँ, आप ही बता दो। बता दिए, कोई दूसरे को मौका मत देते, ऐसे जल्दी दूसरे लोग
तुम्हारी सिधाई का फायदा उठाया। अच्छा एक बार फिर से रिपीट करो। तुम मौका बहुत दे रही हो, अब मत कर, ये टच ही नहीं कर पा रहे। Amount of motion contained in a body is called momentum। इस चीज का मतलब समझिए आयुष, ये चीज है क्या, दोनों का ही मतलब समझाएंगे। देखो एक बुलेट है जो किसी रिवॉल्वर से निकली है, तो ये जो बुलेट है ये 200 मीटर पर सेकंड से जा रही है, सही है। और एक दूसरी चीज है जिसमें कि ये ट्रक है जो 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, खुद ही 5000 किलो। और जब ये 20 ग्राम की है, 20 ग्राम बुलेट कितने की है, और ये देखो तो ये 2000 किलो की मिसाइल है, और जो 2000 की स्पीड से जा रही है। मिसाइल छोड़ी चीन ने, 2000 केजी की है और इसकी स्पीड भी कितनी है, 200 मीटर है, 200 मीटर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है कि इसमें लास्ट वाले में? इस चीज का पता लगाएं, क्योंकि अगर ये चीज है इसके सामने में कोई प्लैंक या कोई स्टील आ जाए तो स्टील को भी साथ ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी? तो बहुत ज्यादा मोशन है तो इसकी वजह से ये उसको भी साथ में ले जाएगी। इसके सामने भी कुछ आ जाए, कार आ जाए तो चल ही रही है ठीक ठाक स्पीड से, कार स्कूटर को लेते चली जाएगी। इसके सामने बिल्डिंग आए तो उसको भी ले जाए। तो हम कैसे पता लगाएं? इसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो पता चलेगा इसमें मोशन कितना, अमाउंट ऑफ मोशन। पहले में अमाउंट ऑफ मोशन कितना बता सकती हो शानवी? मन में कैलकुलेट करके जरा बताओ। ये ज्यादा अच्छा बता, वो कितना तुरंत इन्होंने केजी में बदला मन में कि 0.02 और फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरे क्लास में सिर्फ मानने ऐसा कर सकते, बहुत बड़ी बात है। ये शी इज ए वेटरन भाई, ये पुरानी अनुभवी हमारी छात्रा हैं, इसीलिए तो ऐसा ये कर पाती हैं। नाउ m इज इक्वल्स p इज इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो पहले इन्होंने 20 ग्राम लिखा, अच्छा ग्राम को साथ ही साथ बदल दिया, यहाँ लिखा 1 kg और 1000 ग्राम, ये दोनों एक ही चीज है ना, तो हमने बदल लिया, कोई गलती भी नहीं, ग्राम से ग्राम कर लिया, चीज केजी में बदल गई। इसमें बदलने का कोई झंझट भी नहीं, जो है जैसे लिख दो, बगल में ही बदल दो, तो गलत होता ही नहीं, सही है। ये कितना है बोलो, 200 मीटर पर सेकेंड। अब केजी में आ गया। अच्छा एक जीरो तो एक जीरो से कटा और ये दो जीरो से कटा, तो आंसर क्या है बताओ, 4 kg मीटर पर सेकेंड। शानवी इसमें मोमेंटम कितना है मान्या? 15,000 kg। चेक करें तो P इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि दोनों ही अपने अपने SI सिस्टम की यूनिट में है। ये kg हो गया और ये कितना हो गया, तो 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। अब जरा इस मिसाइल के बारे में सोचो, कितना 4 लाख आ रहा है, चेक करते हैं इसका जो बताया सही भी है कि नहीं। 5,000 4 के आगे कितने जीरो बनना है, 5,000 4 लाख kg, तो किस 1,50,000 आएगा। 4 लाख सेकंड वाले का 1,50,000 आएगा, और एक जीरो कम लगाया, एक जीरो और आएगा, 4 जीरो, 1,50,000। तो कौन सा ज्यादा है, 4 लाख ज्यादा लग रहा है कि 1,50,000? तो इससे पता चलता है कि मिसाइल इज हैविंग मोर मोमेंट। अब तुम्हें समझ में आया अमाउंट ऑफ मोशन किसे कहते हैं, दोनों को ही मल्टीप्लाई करो। बड़ी चीज में मोशन ज्यादा होगा क्योंकि उस पर मैटर भी तो ज्यादा है। तो अब जरा देखो कि
सेकंड लॉ जानने से पहले ये देखो 2 kg की चीज है अर्पित, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, इस पे कुछ फोर्स लगाया गया, फोर्स कितना लगाया गया ये मुझे नहीं पता, और 2 kg की चीज है, अब ये 20 मीटर पर सेकंड से चलने लगी है। ऐसा फोर्स ये आप नहीं लगाया है अर्पित इस पे फोर्स, और ऐसा आपने 4 सेकंड तक फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड बदल गई। अच्छा, नूर की जरा कद काठी आपसे अच्छी है, इन्होंने कहा हम फोर्स लगाएं, तो जो नूर ने लगाया तो यही 2 kg की चीज है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, इन्होंने 2 सेकंड के ही अंदर ये 2 kg की चीज है इसका 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो ये काम नूर ने किया और ये हुजूर दैट इज अर्पित ने किया। समझ आई बात की नहीं? अब हमें ये देखना है कि किसने ज्यादा फोर्स लगाया, अर्पित ने कि नूर ने। तो देखो फोर्स क्या होता है बताइए, फोर्स चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, पर सेकंड में किसने ज्यादा चेंज इन मोमेंटम, सही है, यही सेकंड लॉ भी है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये समझ में आ गई बात? तो फोर्स क्या होता है बताइए, दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को अर्पित क्या कहोगे बताओ? हम अभी आपके केस के लिए निकालना है, इसलिए बोलो मयंक, चेंज इन मोमेंटम को क्या कहोगे? अभिषेक हाँ बोलो। So force into time. ये ठीक कह रहे हैं, आप भी बोलो। m into v minus So mv minus ये ठीक है, जो पूरा बताते हैं दैट इज mv। इनका कहने का मतलब है p फाइनल और माइनस p इनिशियल अपॉन टाइम, यही फोर्स है। और अच्छा बताया इन्होंने, लेकिन p फाइनल क्या होता है बताओ? mv। m ये m और ये क्या है, और ये क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। चेंज का क्या मतलब है? पहले तुम्हारे पास 10 रुपए थे और मम्मी ने 10 रुपए और दे दिए दीपावली के, तो 20 हो गया, तो कितना चेंज आया? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज mv माइनस mu अपॉन t। जरा श्रेया वैल्यू तो फिट करो। 2 into 20 डिवाइडेड बाय, तो क्या आ जाएगा बताओ? 40 माइनस 20/4, तो ऊपर कितना आ गया? 20/4। अच्छा, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है जरा लिखाओ? केजी, वही मीटर पर सेकेंड। जो मोमेंटम की होगी वही चेंज इन मोमेंटम की भी वही होगी, और टाइम क्या है? सेकेंड। तो बोलो ये कितना आ गया? 5 kg पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे और क्या कह सकते हैं? 5 न्यूटन। निष्कर्ष क्या आप मुझे बताएंगे कि नूर ने कितना फोर्स लगाया होगा? जबकि बहुत सारी चीजें बताई जा चुकी है, बस टाइम का ही फर्क है, बता दें। पलक 10 लगाओगे, क्योंकि इस 4 की जगह यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? अब 2 लिख दिया जाएगा। नाउ तो इससे क्या पता चलता है कि दैट इज नूर हैज अप्लाइड मोर फोर्स। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन का दिया हुआ है, फर्स्ट भी न्यूटन ने अपने नाम कर लिया। ओके, जस्ट रिपीट करो सेकंड लॉ। इतना पूरा बता दीजिए, पेन तो तुमको मिले थे। इतना अच्छा बताया, फिर भी बहुत अच्छा बताया।
सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट जैसे रिपीट करो, बहुत अच्छा बताया। आप बताओ। देख लो, रेट ऑफ चेंज, यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कुछ ऐसा फोर्स लगे कि वो आगे बढ़े, ऐसा ना हो कि तुम दोनों ही तरफ से लगा दो, कहीं जा ही ना पाए। अनबैलेंस का मतलब एक तरफ से लगाओ, तभी तो अनबैलेंस रहेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ के लगाएंगे, के को 1 रखेंगे, फिर वो इक्वल हो जाए। न्यूटन ने के रखा, फिर 1 रख के हटा दिया, सही है। प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बताओ जिधर फोर्स लगाओगे क्या उधर ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब पिछली बुक्स में ऐसे लिखा था, अब अभी इन्होंने लिख दिया है, उसी में जोड़ के लिख दिया है, लेकिन पूरा सेंटेंस सही है। एक बार फिर अर्पित रिपीट कर, बहुत अच्छा बताया जिसमें सही। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied unbalanced force। ये applied unbalanced force का इक्वल है, and it takes place in the direction of अब ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किस डायरेक्शन में होगा? अप्लाइड फोर्स। जिधर फोर्स लगाओ उधर ही तो चेंज होगा। अच्छा, अब ये इतना ही क्वेश्चन नहीं आता है कि स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आएगा डिड्यूस द सेकंड, ये फॉर सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज F इज इक्वल टू ma। उसको डिड्यूस करने का मतलब प्रूफ कर, वो भी पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन। सो डिडक्शन ऑफ F इज इक्वल्स टू ma, इसका प्रूफ। डिडक्शन का क्या मतलब होता है? प्रूफ। चेक करो, अभी क्या बताया गया, बताओ सेकंड लॉ के हिसाब से कि F किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको अब ऐसे लिखो, F किसके प्रोपोर्शनल है? दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। क्योंकि रेट का क्या मतलब होता है? पर सेकंड। इसका ये बात समझते हो क्या? रेट का मतलब क्या होता है? जितना 1 सेकंड में हो चेंज, उसी को तो रेट कहोगी। अब चेंज इन मोमेंटम को अर्पित ने क्या बताया? दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू pf माइनस pi, और टाइम को t बोल दो। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो k लगा दिया जाता है। तो भी चीज किसी के प्रोपोर्शनल है तो उसकी जगह आप क्या कर दो? इक्वल करके k लगा दो। जैसे रेशो नहीं होता है 3:2, तो तुम 3x और and 2x ले लेती तो कुछ लगा देती हो कि नहीं लगाती हो? ऐसे ही करना। तो उसी के लिए इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, दैट इज pf। pf को क्या लिखेंगे बोलो? mv फाइनल मोमेंटम और mu और अपॉन t। अब देखो, पुट k इज इक्वल्स टू 1 रख दिया, तो f क्या हुआ? 1 इंटू, और m को भी बाहर ले लो, तो v माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो ये इसको क्या लिखते हैं? इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कोई आपसे पूछेगा तो यही बोलना है, ये इसका गणितीय सूत्र है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। व्योम फोर्स की 2 यूनिट बताओ। सर न्यूटन और सर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मोमेंटम की बताओ। सर केजी मीटर पर। ठीक है। अच्छा, ये चीज हमने प्रूव कराई है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरी ऐसे दी है।
अलग से पूरा दिया, यही है सही लिखा है, वही दिखा दिया। ओके नाउ अब जरा देखो सेकंड लॉ में एक चीज और आपको आपसे पूछनी है। पलक, इंपल्स से आप क्या समझती हैं? बोलो। एक सेकंड फिर से बता, सही बता रही हूँ। सर चेंज इन मोमेंटम। हर्षिता, फोटो बनी है बुक में, बिना देखे बताओ। एक बैट्समैन की बनी है, बिना देखे बताओ। अदिति, हाँ, if force is applied for a very short period, then time you cannot calculate. समझ आई बात? So, if force is applied, देखो अगर बैट को बॉल ने मार दिया, बॉल कैसे मारेगी बैट को? बैट ने बॉल को मारा, तो ऐसी स्थिति में क्या तुम्हें पता चलेगा कि कितनी तेजी से मारी? तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हुआ है। ऐसी स्थिति में फोर्स निकाला नहीं जा सकता, ना तुम्हें ये पता चल सकता कि बॉल कब आई, लगने के बाद वो थोड़ी टप्पा खा के चिपकेगी भी और फिर फूलेगी, तब अलग होगी। ऐसे होकर पहले दबती है, फिर रीअसर्ट करती, फिर अलग होती हिट करने में। तो क्या चेंज हुआ, कितनी देर तक फुल फोर्स लगा? और एक ऐसा टाइम होता है जब फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, जब बॉल पूरे इम्पैक्ट पे होती है ना, तब फोर्स ज़्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे छोड़ने लगती है। पहले धीरे धीरे पास आएगी तो फोर्स वेरी भी करता है, तो तुम जो फोर्स निकालोगे वो तो वेरी भी करेगा। सही है? तो इस तरीके से इफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन नाइदर टाइम कैन बी कैलकुलेटेड एंड नॉट द वेरिंग फोर्स। फोर्स भी बदल ही रहा। कोई तुम्हें धक्का देगा तो सीधा धक्का नहीं पड़ता है, पहले धीरे धीरे धक्का देगा, फिर अचानक भिड़ोगे, फिर अचानक से, ऐसे ही होता है। तो इस तरीके से इफ फोर्स इज फॉर वेरी short period of time, then impulse is calculated. ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। अब इम्पल्स देखो, फोर्स क्या होता है बताओ? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, इसे चेंज कहते हैं। डेल्टा को क्या कहते हैं? तो डेल्टा पी को क्या कहेंगे? एफ इंटू टी। Delta P, here that is the product of force and time is called impulse and it is equals to change in momentum. ऐसे ना लिखना कि डेल्टा P is called impulse, ऐसे लिखना। यानी बल तथा समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं और ये संवेग परिवर्तन के समान होता है। प्रोडक्ट ऑफ, किसके प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड impulse and it is equals to, सही है? अब इसका एग्जांपल देखो, बैट्समैन वाला। प्रोडक्ट ऑफ, इस सेंटेंस को जस्मिता तुम तो बहुत अच्छा बता रही थी, फिर से बोलो जो मैंने बोला। इज कॉल्ड भी तो बोलो। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इम्पल्स कैलकुलेट करो, तो कहीं फोर्स और टाइम दिया, और टाइम तो दिया ही नहीं रहेगा क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड है। तो इम्पल्स को फोर्स इनटू टाइम लिख देना और इसी को क्या लिख देना? डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब जरा देखो, कुछ चीजें तुमसे पूछी जा रही हैं। क्यों? बॉल आ रही है, एक बैट्समैन उस बॉल को यहीं कैच कर लेता है और एक यहां करके कैच करता है, तो किसने ज्यादा चेंज इन मोमेंटम? क्या 10 की स्पीड से आ रही? ज्यादा चेंज किया जिसने ज्यादा देर तक। मतलब एक ऐसे ला के आया, समझो। अब देखो यही बात अब निष्का भी बताएंगे। एक ने यहाँ कैच कर लिया, 10 की स्पीड से बॉल आ रही, 100 ग्राम की बॉल है, कुछ भी हो, एक यहाँ पकड़ता है, डेटा से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो 10 की स्पीड दो को मिले, एक यहाँ पकड़ ले रहा है और एक यहाँ करके यहाँ पकड़ रहा है, किसने ज़्यादा चेंज इन मोमेंटम किया?
दूसरे वाले में ज्यादा चेंज। हाँ लक्षिता, दूसरे आदित्य पहले वाले पहले ने। अब आंसर में थोड़ा ट्विस्ट आने लगा। अदिति ये करेगा, बोले जो बहुत क्लियरली इनका माइंड है। इन्होंने क्या बताया कि ये देखो ये है, दोनों से है। इन्होंने कहा जो यहाँ पकड़ रहा है इस बॉल को वो भी 10 से 0 कर रहा, और जो यहाँ पकड़ रहा है वो भी 10 से 0 कर रहा है। तो आदित्य ने कहा सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, जब 10 से दोनों 0 ही कर रहे हैं तो दोनों ने इक्वली तो चेंज किया। अब बात क्या नहीं, देखो ट्विस्ट ला दिया इन्होंने। कैसा किया, एक यहाँ, एक ने बॉल को कहाँ पकड़ा, बोलो यहाँ पकड़ लिया, तो यहाँ पकड़ने वाले ने किया कि यहाँ पकड़ने वाले ने, जिसने क्या किया, हाथ को पहले क्या किया, इस तरीके से एक स्टाइलिश बनकर गिरता हुआ यहाँ पर, यहाँ जाके उसने पकड़ा। तो ये बताओ ये ज्यादा अच्छा है कि ये ऐसे करके यहाँ पे पकड़ लिया किसी। देखो बोथ द प्लेयर्स, वन वाज नोविस, ये कैसा था, नोविस। नोविस का क्या मतलब है, नौसिखिया। दिस वाज नोविस प्लेयर, तो वो अपने हाथ में कोई ईंट फेंकी जा रही ऊपर से, कोई कहते ना ईंट पकड़ेंगे ऐसे पकड़ ले, वो हाथ ही तोड़ बैठे, और एक है पकड़ते हैं वो ऐसे करके पकड़ लेते हैं। फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम इफ टाइम इज इंक्रीज्ड, है वही चेंज, आपको 10 से 0 ही तो बनाना है। चेंज इन मोमेंटम आप मान लो 10 kg मीटर पर सेकंड हुआ, 1 किलो की बॉल 1 किलो की मान, और 10 से 0 किया तो 10 kg मीटर पर सेकंड, दोनों उतना ही कर रहे हैं, दोनों को 0 ही तो बनाना है। लेकिन ज्यादा समय दोगे तो क्या फोर्स कम लगेगा। इफ मोर, अगर आप क्या दोगे, मोर टाइम इज गिवन देन लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तुम 10 सेकंड दे दो तो 1 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, और 1 सेकंड दो तो तुम्हें 10 का न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, पता नहीं तुम्हारे हाथ में नजर आ जाए। तो विच इज कंफर्टेबली कैचिंग द बॉल, नोविस प्लेयर और एक्सपीरियंस्ड, सही है। कभी भी पहलवान आए तो सीधा ना टकराओ, तुम्हारे सीने की पसलियां टूट जाएंगी, उसके साथ पीछे पीछे उछलते जाओ और टकराओ, उसे रोक दो। तो जो नोविस है वो सीधा टकरा जाएगा, और जबकि वो क्या कहता है, जो पीछे वाला है वो पीछे तक ले जाता है, फिर एक साथ कैच बॉल को मार, वो चीज है। चलो अब हम इस चीज को देखें। सो the experienced fielder pulls hand back while taking the catch. Why it is so? Pulls hands back while taking catch. While novice player क्या करेगा, ठीक है, do not yields the hand. yield का मतलब समझते हो, हाथ को पीछे खींचने को कहते हैं yielding. That is do not, yeah, novice player does not pull hands. In both cases, दोनों ही केसेस में निष्ठा क्या सेम है, बोलो, चेंज इन मोमेंटम। इससे चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है। उतने जो भी 10 से 0 लाए तो चेंज ही तो किया, चेंज इन मोमेंटम। मैं ये मान लूं कि ये 10 की बॉल है, चलो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही, और 100 ग्राम की बॉल को क्या 0.1 kg का हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, और ये 0 पे पहुंच गई, तो बताओ फाइनल मोमेंटम कितने का है, 0 का हो गया, वेलोसिटी 0, इनिशियल 1 का है, तो 1 का चेंज हुआ कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो 0 - 1 दैट इज -1, दोनों में -1, उतना ही तो करना है ना, तुम्हें रोकना ही तो है। सो फॉर्स इन बोथ केस चेंज इन मोमेंटम इज सेम। सो यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स इज सेम, चेंज इन मोमेंटम को ही तो क्या कहते हैं, इम्पल्स इज सेम। सो इफ फॉर मोर टाइम फोर्स इज अप्लाइड, अगर ज्यादा समय तक अप्लाई करोगे फोर्स,
फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए तुम फोर्स ज्यादा देर तक लगाओगे तो क्या होगा, तुम्हें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फिर से समझो, अर्पित ने 2 न्यूटन का ही फोर्स लगाया था, बट वो 4 सेकंड तक धीरे 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 लगाता रहा, वो पहुंच गया। और ये क्या किए, 2 ही सेकंड में लगा दिए ऐसे करने। तो अगर तुम 2 तरीके से काम कर सकते हो, एक है कि जो धीरे 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 लगाओ, जैसे गर्ल्स हैं वो धीरे 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 काम करती हैं, 75 साल तक जीती हैं, अमर पूरी ताकत से करते हैं, 70 में मर जाते हैं। ज्यादातर विधवाएं हैं, विधुर कहाँ है दुनिया में, बात समझाई। तो ये औरतों के लंबा जीने का राज है, क्योंकि उनको धीरे धीरे बर्तन भी करना है, स्वीविंग भी करना है, और उनको ईंटें उठानी है, बोझा उठाना है, तो कैसे चलेगा। तो चतुर कौन है बताओ, दैट इज दैट विच इज एक्सपीरियंस्ड। वो क्या करेगा, लंबे समय तक थोड़ा थोड़ा फोर्स लगा के भी उस ईंट को रोक लेगा। झटके से रोकने की क्या जरूरत है, चेंज तो दोनों को नहीं करना है, काम दोनों कर रहे हैं। दैट इज गर्ल्स कंसिस्टेंसी के साथ पूरा दिन करती रहेंगी, और जो बॉयज हैं वो थोड़ी देर में कर लेंगे, जितनी शक्ति निकाल के। चुप बैठ गए। तो कौन अनुभवी ज्यादा है बताओ, ज्यादा जीने को भी मिला ना। इफ फॉर मोर पीरियड, ध्यान दो, अधिक समय तक फोर्स लगा जाए, तुम्हें 10 का चेंज करना है, अगर तुम ये 10 कर दो तो ये 1 और ये 10 कर दो, तो हम तो 1 ही सेकंड में रोक लेंगे, तो रोक रहे हो तो रोक लो, लेकिन फिर 10 न्यूटन का फोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट तो चेंज इन मोमेंटम है। इफ मोर टाइम इज गिवन देन लेस फोर्स इज नीडेड। तुम ज्यादा कैचेस ले पाओगे और हाथ की हड्डियां ही तोड़ लोगे, स्प्रेन कर लोगे, तो क्या करोगे, रिटायर्ड हर्ट हो जाओगे। Force is applied, then तो क्या होगा बोलो, less force is needed। ज्यादा देर तक फोर्स लगाओगे then less force is needed, यही इसमें रीजन दिखाया गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन यहां का, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहां पढ़ो, इक्वेशन नंबर 8.5। चलिए सेकेंड लॉ ऑफ प्रूफ देखिए, ये भी 5 नंबर का कई बार पूछा गया। F इज इक्वल टू क्या होता है, M ए, देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। श्रेया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, yes, ऐसे वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, these are the kinematics equations, however these are the equations of force। वो गतिकी के समीकरण हैं, जबकि ये बल के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन अलग होती हैं और लॉज ऑफ मोशन अलग अलग। समझ में आ गई बात। तो ए को क्या लिखेंगे, ए को लिखो v माइनस यू बाई टी। अच्छा, इनर्शिया क्या कहता है, अगर कोई फोर्स न लगाया जाए, फोर्स नहीं लगाया जाए तो फोर्स 0 कर दें, इफ F इज इक्वल टू 0। अगर कोई फोर्स न लगाया जाए मान्या, तो क्या जो इनिशियल स्पीड होगी क्या वही फाइनल वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। जिस स्पीड से कोई चीज चल रही है क्या उसी से चलती रहेगी, यही तो है। देखो मैंने फोर्स 0 कर दिया, अब u अगर v के इक्वल आ जाए तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी। तो मैं F को 0 रखता हूँ, m v माइनस यू बाई टी। 0 इंटू टी, जो नीचे की चीज है वो यहाँ आ गई, और ऊपर की चीज, तो यहाँ क्या बचा बताओ, v माइनस यू। ये क्या हो गया बोलो, 0 इंटू टी क्या होता है 0, और 0 बाई m क्या होता है, इट इज v माइनस यू। तो 0 इज इक्वल टू v माइनस, तो v किसके इक्वल हो गया, u। दिस इंप्लाइज दैट इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, देन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
if no external force is applied, then velocity of अगला देखिए, निष्का इम्पल्स की यूनिट बताइए। ये तो दो बता रही हूँ पर सेकंड, उस पर दो में से कुछ करना है। ये अच्छा था, इन्होंने बताया इम्पल्स की। पलक आप भी दो बताओ यूनिट। हाँ बोलो लक्षिता। एक अच्छा बता दिया इन्होंने एफटी सही निकाल दिया। देखो इंटेलिजेंट तो हैं, मानना पड़ेगा। एक और बताओ। सही, पर सेकंड ही, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है ना। तो इससे निकालो तो न्यूटन सेकंड, उससे निकालो तो केजी मीटर। समझ में आ गई बात? आगे देखें एग्जाम्पल 8.1 देखो। पढ़ो क्या लिखा है इसमें। Now, no class today. Please send location. चलो, इतनी बात हो गई। तो एग्जाम्पल 8.1, a constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds। देखो 5 kg की चीज है और 2 सेकंड तक उस पर फोर्स लगाया गया। मैं कांस्टेंट फोर्स वाज अप्लाइड ऑन 5 kg ऑब्जेक्ट, सही है। तो क्या हुआ होगा बताओ, उसकी वेलोसिटी कितने से कितने पहुंच गई? 7 मीटर पर सेकंड पहुंच गई और 2 सेकंड तक इसमें फोर्स लगा। ठीक है, अब आपको इसमें पता करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। इस पर कितना फोर्स लगा बताइए, आप कैसे करोगे? या एम ए लिख लो और फिर ए को क्या लिख लोगे बोलो? बी माइनस वैल्यू फिट करो। 5 kg into 7 minus 3. 5 into 4/2 तो 5 into 2 10 न्यूटन। अभी सवाल और पूछा जा रहा है, यानी जो फोर्स लगाने वाला है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये बताइए कि अगर वो 2 सेकंड की जगह 5 सेकंड तक फोर्स लगाता रहे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब तुम्हें एफ तो पता चल गया, ठीक है, एफ छोड़ दो। अब आप इसमें क्या फाइनल वेलोसिटी चाहिए कि नहीं? अच्छा, v इज इक्वल टू क्या होता है? u प्लस 80। तो v हमें चाहिए, u कितना था? 3 मीटर। लेकिन अब वो 2 सेकंड नहीं चल रहा है, हम तो 5 सेकंड लगाएंगे। अब 5 सेकंड तक कोई फोर्स लगाएगा तो क्या 7 रह जाएगी उसकी वेलोसिटी? 2 सेकंड में तो इतनी कर ले रहा है। अच्छा, अभी तक फोर्स पता चल चुका है, वो फोर्स कितना लगा पाता है? वो 10 न्यूटन है, वो अपनी पूरी शक्ति से इतना ही लगा पाता, लेकिन इतना लगा है। तो यू कितना है बताओ? 3 मीटर पर सेकंड। चलिए यू को 3 लिख लिया। ए बताओ, ए का फार्मूला आता है? ठीक है, अब आपकी मर्जी। वैसे मैं तो ये भी जानता हूँ कि F इज इक्वल टू ma होता है, चाहे तो वहां से निकाल लो, वरना u माइनस इनसे भी कर सकते हैं। फोर्स कितना था बोलो? m F बाई m। समझ में आया कि नहीं?
तो कितना हो गया 10 अपॉन मास कितना 5। यहाँ से भी करोगे 2 ही आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, यहाँ से भी निकाल सकते या यहाँ से अलग से भी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। v माइनस यू बाई टी तो कितना आ रहा है बताओ 7 माइनस 3/2 से भी कितना आ रहा है। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, दोनों मेथड है, जो पसंद है वैसे कर लो। f बाई एम किया, क्या किया बताओ u प्लस f बाई एम इंटू टी। जस्मिता वैल्यू फीड करो। जो तो अच्छा बताते हो, इट इज सो कूल। हाँ पलक दैट इज 10, तो ये कितना हो गया 13 मीटर पर सेकंड। सर जो मुझे v माइनस u का t तो t और t कट नहीं जाएगा अगर मैं एक में v माइनस और क्या वही लगा दो टी टी काट दो। तो सर फिर वो 4 हो जाएगा 4 प्लस 3 देख लो v इज इक्वल टू, हम नहीं चाहते हैं कि इसको बीच में लाया जाए। अब हमारा v कुछ और ही है, इसलिए मैं इस v के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। हम पहले निकाले, लोग कहेंगे वो भी v है वो भी v है, बात समझ आएगी नहीं। तो यहाँ भी है और कोई तुम यहाँ भी v माइनस यू लिख दोगे, कहेंगे कितने भी इस्तेमाल कर रही है एक ही फार्मूले में, तो वो फिर काट भी देगा टीचर। हम इसीलिए v लाना ही नहीं चाहते, या तो अलग से कैलकुलेट कर लो वो सही। यहाँ लिखने में गड़बड़, यहाँ तो भाई हम एक ही सवाल में दो अलग अलग v कैसे लिख लोगी, एक 13 का v और एक 7 का v, क्या अच्छा लगेगा सुनने में? ठीक है। अब जस्मिता तो कुछ भी बोल देती, कूल साउंड करता है, लेकिन बाकी लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो तो फिर कुछ भी बोल रही थी अभी। समझ में आ गई बात? वो आज पूरा पानी खर्च कर। चलो एग्जाम्पल 8.2, चलिए which would require a greater force. Now एक चीज दिया है, नूर आप बता लेंगे 2 kg की चीज है और ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इस पर एक्सीलरेशन लग रहा, और दूसरी दी है 4 kg की चीज है और इस पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लग रहा है। बोलो दोनों का फोर्स लग रहा है, तभी तो इसकी स्पीड इतनी पर सेकंड बढ़ती जा रही है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसमें ज्यादा फोर्स लग रहा है। रोहन, मयंक, चेक करें। F इज इक्वल टू F1 M1A1 और F2 को क्या लिखें M2 A2, तो 2 इंटू 5 तो 10 न्यूटन, और यहाँ क्या लिखें 4 इंटू 2। इन फर्स्ट केस अप्लाइड फोर्स इज मोर, पहले केस में एग्जाम्पल 8.3, a motor car is moving with a velocity of 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। अब अगले संडे को हम लोग 4 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, चारों का टेस्ट रहेंगे। ये फिजिक्स के 4 चैप्टर होंगे, तो ये हो रहा है। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी और ग्रेविटेशन, ये 4 करेंगे, फिर हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में लौटेंगे। Now, a motor car is moving with a velocity, ध्यान दें, एक मोटर कार जा रही है, it is moving with a velocity, और 4 सेकंड में स्टॉप हो जाती है, इसके ब्रेक लगाए जाते हैं। तो पहले इसकी कितनी स्पीड है और ये गाड़ी कितनी भारी है 1000 kg। देख लो, स्कूटर 100 किलो की होती है, कार 1000 किलो की होती है, ट्रक 5000 किलो की, इतना ध्यान रखना। 10 गुना भारी
कार होती है स्कूटर से, और 5 गुना भारी कार से ट्रक। सही। और ये कितनी हो जाती है बोलो? स्टॉप हो गई क्या? 0 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हो, 0 मीटर पर सेकंड। हर्षिता, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलें? ठीक है, तो दैट इज u इज इक्वल टू 108 इंटू 5/18। अब ये चीज मीटर पर सेकंड अवश्य लिखी जाएगी, तुरंत लिखना है। 18 से कट करो, सही है। तो दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, जबकि v क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। क्या आप मुझे बताएंगी कि मैं इसमें फोर्स कैसे कैलकुलेट करूं? फोर्स इज इक्वल टू एम लिख लिया, आगे बताइए। वैल्यू प्लेस करो। देखो बुक में देखो कितना है। 4। ठीक है, 4 से इसको कट कर दिया, 250। आंसर बताइए फाइनल। पर व्योम तो -750 को बोलना, ये -30 है ना, तो 250 इंटू -30 जरा करो तो -7500 न्यूटन। एज दिस इज रिटार्डिंग फोर्स सो इट इज अप्लाइड बाय ब्रेक्स। कार कैसे रुकती है? ब्रेक्स जब होता है। आगे का देखो, this force is acting in opposite direction of motor car, that's why it has stopped. Example 8.4. चलिए, ओके, एग्जाम्पल 8.4 देखो। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration 10 मीटर पर सेकंड एंड m2 है वही फोर्स, दोनों फोर्स अर्पित ही लगा रहा है, तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 5 न्यूटन है क्या? गिव्स ए मास, m1 मास है, तो उसमें कितने का एक्सीलरेशन इन्होंने दे दिया? 10 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं। और m2 मास है, तो m2 मास 20 मीटर पर सेकंड का एक्सीलरेशन दे रहे हैं, वो उसी फोर्स से। क्या आप मुझे मानसी बताएंगी कि m1 मास हल्का होगा कि m2, जबकि इस पर एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो कौन सा भारी है? पहले वाला भारी है, तभी तो कम एक्सीलरेशन दिया जा पा रहा है, और जो हल्का है तो ज्यादा दीजिए। सही है। अब इन दोनों मासेस को बांध लिया गया, m1 और m2 को एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको एक धागे से बांध लिया गया, फिर फोर्स लगा गया। इस केस में m1 की गणना करिए, अब कैलकुलेट m1, तो बताइए F इज इक्वल टू m1a1, क्योंकि फोर्स तो सेम है ना, इसलिए यहाँ F1 नहीं लिखा जाएगा, दोनों में F सेम है। और बताओ F कितना होगा? m2a2। फोर्स यहाँ भी 5 है और वहां भी 5 है, मास का तो नहीं पता, A कितना है? मास तो यहाँ भी नहीं पता, तो बोलो m1 कितना आ जाएगा? 0.5 kg, 500 ग्राम की है, आधा किलो का, यहाँ क्या आ जाएगा? 5/20 आ गया। 1/4 कितना होता है? 0.25 kg। अब इन दोनों को एक साथ जरा बांध लो, when both masses are tied together, तो क्या होगा? m1 and m2, और इनको बांध लीजिए और फिर फोर्स लगाइए, तब भी F ही लगा, लेकिन अब वो मास क्या है बताइए? और क्या जब बांध दिए गए तो वो एक नए एक्सीलरेशन से चलेंगे। फोर्स तो तुमको 5e का लगाना है, जो आपकी शक्ति है उसी के हिसाब से तो बल प्रयोग करेंगे। तो 5 इज इक्वल टू m1 कितना है लक्षिता? तो 0.5 यानी 500 ग्राम और 0.25 kg यानी 250 ग्राम, तो 0.25 इंटू ए का पता नहीं है, इनको जोड़ने से क्या आएगा? बहुत अच्छा, 0.75 इंटू ए
5 है, तो 5 अपॉन 0.75 दैट इज इक्वल टू 6.65. 500 अपॉन 75 इट इज इक्वल टू तो कितना होगा? 6.65. ये 100 आ गया और ये 15 आ गया, और कुछ कम करो 50 So 6 हो जाएगा 450. कितना आ जाएगा? So 6.65. 6 पॉइंट कहाँ हमने गलती कर दी? 3 से काटा क्या? ये हमने किससे काटा? 2 से तो कटेगा ही नहीं। 5 से काटो तो 20/3 दैट इज ए कितना हो गया? 20/6.61 ओके 6.6 बार हो गया। अगला सवाल देखें। ये चीज क्या हो गई? एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक ग्राफ दिया है, एग्जाम्पल 8.5। Now, example 8.5 velocity time graph. ये velocity है and this is time 5, 10, 15, 20 ये सब सेंटीमीटर पर सेकंड में है, जबकि टाइम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 20 से मिला दो 10 को, ये 10 है। तो आपको ये बताना है अगर ये मास 20 ग्राम है, 20 ग्राम ही लिखो, यहीं पे बदलो, ऊपर लिखो 1 किलो और नीचे लिखो 1000 ग्राम, अपने आप बदल जाएगा, ग्राम से ग्राम तो कट ही जाएगा। 1 kg और अपॉन, अब कभी कोई काट भी नहीं पाएगा। दिस इज यूनिट फैक्टर मेथड। तो बोलो 0 से 0 कट गया, 2/100 kg, तो बोलो कितना आ गया? ये तो आ गया। अच्छा वेलोसिटी को भी वहीं बदल लो। अच्छा ये बताओ जब 0 सेकंड था तब वेलोसिटी कितनी थी बताओ? 20, यानी ये u कहीं जाएगी, और जब 10 सेकंड हो गया तब 0 हो गई, तो u कितना है बोलो? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को यहीं बदलो। कैसे बदलोगे? 1 मीटर ऊपर लिखो और 100 सेंटीमीटर नीचे, अपने आप ही सेंटीमीटर खत्म। 0 से 0 गया और 0.2, क्योंकि 2/10 कितना होता है? 0.2 मीटर यहाँ बचा, सेकंड यहाँ बचा, मीटर पर सेकंड। इसका भी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। टी कितना है? 10 सेकंड। सही है। अब हमारे पास सब कुछ है, मास भी है, u भी है, v भी है, t भी है। अब हम फोर्स निकाल सकते हैं। लक्षिता फोर्स का फार्मूला लगाओ। हाँ अच्छा अब थोड़ा और बदल लो, अब लगाइए। सर ये 0 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या चीज कह रही है बताओ, फिर से बोलो। तो सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से क्या होता है? अब तो एक ही चीज है। ये देखो और ये देखो 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 0 सेंटीमीटर को करो 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सब कट गया। तो अब क्या होगा बोलो? 0/100 से क्या हो जाएगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ तो बस 0 ही तो रहा ना। तो ऐसे केस में आप सीधा लिख सकते हैं, बस v को 0, ये सब कुछ नहीं लगाना है, 0 मीटर पर सेकंड लिखो बस। ऐसा ही सिस्टम में सब कुछ है, इतना करने की जरूरत नहीं, बस सीधा लिख लो। अच्छा 0 माइनस u क्या है? दैट इज 0.20 कितना है? 10।
चलो, अच्छा ये 0.02 है, 10 से डिवाइड करो निष्का, 0.002 और इससे कितना आएगा -0.2, मल्टीप्लाई करिए, से आप करो 0 0 कितने जीरो लगेंगे आप ठीक को बता दें, क्योंकि सही बताने 3 अभी 3 है, 4 के 4 हो जाएंगे ना, तो 0.4 का मतलब 3 तो ही सही बताने, सही है, और निगेटिव भी लगा दो, ओके। चलो, तो इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब हम लोग जस्मिता से थर्ड लॉ ऑफ मोशन सुनेंगे, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप बताओ, टू डिफरेंट बॉडीज भी लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? समरी में, और वैसे कहीं और इधर नहीं लिखा, और इसमें नहीं लिखा है नहीं होता सही है, चलो लिख दो, ये भी तो कहा जाता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। थर्ड लॉ क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन के थर्ड लॉ का जितना यूज हॉलीवुड और बॉलीवुड में हुआ है, इतना और किसी भी फिजिसिस्ट के लॉ करने वाला। तुमने अपना एक्शन देखा, अब मेरा रिएक्शन देखो, ये देखा जाता है, लेकिन वो रिएक्शन पिक्चर के एंड में देता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। बोथ आर द साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इसलिए ये मिथ है। वो पहले एक्शन होता है इनिशियल पार्ट में, और वो रिएक्शन देता है बाद में, ऐसा नहीं किया जाता। ये देखो, ये ए बॉडी है, अगर ये बी बॉडी से कोलाइड करती है तो ए इस पर टक्कर मारती है, बी इस पर मारती है, सो दैट इज एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑन डिफरेंट बॉडीज। पहली बात है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है, और कोई कहते हैं अगर इक्वल अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो नहीं होते हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। दोनों टक्कर मारेंगे तो दोनों वापस जाएंगे, दोनों पे फोर्स लगता है, तो इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर कैंसल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड दीज आर साइमल्टेनियस, ये एक साथ भी लगते हैं। तो लिखो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑन डिफरेंट बॉडीज, so these never cancel out. फोर्स, इसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑन ए बाई बी, वो इधर लग रहा है, इस वाले को कह रहा हूं, ये जो लग रहा है इसको मैं क्या कह रहा हूं, जो इस पे लग रहा है, और इस पे इसको क्या कहेंगे? फोर्स ऑन बी बाई ए, इसको कहेंगे ऑन बी बाई ए, और इसे क्या कहोगे? ऑन ए। जरा इसे लिख के दिखाओ कैसे लिखा जाएगा? एफ ए बी इज इक्वल टू, ये सही था, प्रॉपर है, देखो कितना अच्छा बताया इन्होंने, अपोजिट वर्ड को भी ध्यान में रखा, कितनी प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेट है ना। एफ सही बात है कि नहीं? ए ऑन बी, अगर इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो उस पे -2 का लगेगा। चलो, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। एक और है, दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर साइमल्टेनियस। क्या आप मुझे ऐसे 4 एग्जांपल बता सकते हैं जिनमें एक्शन रिएक्शन एक्ट कर रहा हो? सही है, दैट इज एक्शन एंड
रिएक्शन और फोर्सेस आर इक्वल। इसके एग्जांपल्स देखो, व्हेन, ठीक है, राउंड इज फायर्ड फ्रॉम राइफल देन ए रिक्वायर्ड। कभी तुम लोगों ने भी पिस्टल से बैलून फोड़ा होगा तो पिस्टल पीछे जाती होगी या गन पीछे जाती होगी, इसको रिक्वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? Recoiling. तो अगर उसने उस पर एक्शन किया बुलेट पर, तो बुलेट ने भी किस पर एक्शन किया? दैट इज व्हेन, ये देखिए किसी, ये गन है और इससे राउंड आगे गया, तो राउंड को इसने फायर किया तो इसमें ये रिक्वाइल्ड है। One round is fired from rifle, then rifle recoils back. This is example of pair of action and reaction. ठीक है? When large amount of water is thrown by firefighters on burning installations, then hose tries to ये push back या go back side. So it is very difficult for firemen to hold that hose. क्योंकि पीछे भागता है, जरा सा अगर वो छोड़ दें तो ऐसे सांप की तरह भागेगा, किसी को चोट लग जाए, क्योंकि उसके आगे आधा किलो ब्रास का हेड होता है। वो भी कभी वीडियो में दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे? व्हेन बुलेट लिख दो या राउंड लिख दो, सभी नाम इसी को कहते हैं। फायर्ड फ्रॉम, ठीक है। अब ये देखो, व्हेन राउंड इज फायर्ड, वैसे इस चीज को ऐसे कहेंगे, ये जो पीछे है ये कार्ट्रिज है और ये इसके अंदर है, इसके अंदर मसाला भरा है, इसको प्रोपेलेंट चार्ज कहते हैं। ये इसकी परक्यूशन कैप है। क्या कहेंगे? परक्यूशन कैप। ये जो आगे जा रहा है, आप इसे क्या कह सकते हैं? इसको, इसी को बुलेट भी कह सकते हो, इसी को क्या कह सकते हो? राउंड। और जो पीछे गिरता जाता है वो क्या है? कार्ट्रिज केस। और इसका तीसरा नाम क्या है? कार्ट्रिज। कार्ट्रिज भी हो गया, समझ में आ गई बात? राउंड, बुलेट, कार्ट्रिज कुछ भी कहो। तो व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम गन, देन जो गन क्या होगी? गिव्स एक्शन ऑन बुलेट एंड इन टर्न बुलेट गिव्स रिएक्शन एंड गन रिपाइल्स बैक। देन कोई पुरानी आपको मेमोरी याद आ गई, कभी फायर किया हो किसी पर और देखो उसे मारा था बुलेट ने, हमें ही धक्का दिया, देन गन रिक्वायर्स बैक। इतनी बात हो गई। दूसरी चीज, अब देखिए, व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड, ठीक है, फायरमैन के लिए ये डिफिकल्ट क्यों होता है? अग्निशमन कर्मियों के लिए आग बुझाते समय होस को या पाइप को पकड़ के रखना क्यों डिफिकल्ट होता है? Why it is difficult for firemen to hold? देख लो, होस पीछे भाग जाता है, hose hitting the fireman. Hose hitting the fireman. Recoil force of hose on fireman. ये देखो, पूरा पीछे ही भाग जा रहा, उसके साथ ही साथ उसी को पीछे खींचे हुए था, वो भी उल्टा किया। जब भी कहीं पर आग लगती है तो लोग, ये देखो, तो फायरमैन इट इज बहुत मुश्किल होता है, difficult for firemen to hold hose while fighting the fire.
फायरमैन, फायरमैन का मतलब है अग्निशमन कर्मी। तो फॉर फायरमैन टू होल्ड होज, ठीक है, वाइल फाइटिंग फायर, तो क्या लिखे? देखिए, होज रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स नोजल, वो जो उसका आगे का एंड उसे क्या कहते हैं? नोजल। होज रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यहां तक कि 200 लीटर पानी वो 1 सेकंड में निकाल देता है। सोचो कितना ज्यादा, रखते ही तुम्हारा बड़ा सा ड्राम बन जाए। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़े पानी से कहीं आग बुझती क्या? बिल्डिंग में लगी हुई, बहुत पानी देना पड़ता है। फ्रॉम इट्स नोजल, ड्यू टू this large action force, there in turn there is a large reaction force in hose in backward direction. Due to this action force, there is a large reaction force, किसके ऊपर बोलो? On hose, and it tries to, अभी आपने देखा वो कैसे पीछे सांप की तरह भाग रहा है, and it tries to move in back direction, so it is difficult for fireman to hold it. अब देखिए अगला, वाई हॉर्स पुशेस द लेग बैक, जब वो गाड़ी चलाता है तो हॉर्स क्या करता है? हॉर्स पुशिंग द लेग बैक, नाउ अब देखिए क्वेश्चन है, वाई हॉर्स pushes the leg back while pulling bullock cart, लो bullock cart हो गई, पुलिंग कार्ट। जब वो, अभी आप भी देखो, जब आप चल रहे हो तो इस पैर को पीछे दबाओगे तभी तो आगे चल पाओगे। इट इज ए रोलिंग एक्शन। जब हम ये पैर करेंगे तभी तो आगे आ पाएंगे। अगर कोई कहे तो आगे दबा के तो पीछे ही गिरोगे। तुम आगे फोर्स मत लगाओ, तुम पीछे फोर्स लगाओ, तब तो तुम आगे चलोगे। कई लोग जो ऐसे एक्शन करते हैं ना चलने का, वो भी पैर को ऐसे ऐसे दबा के आगे बढ़ते हैं कि नहीं, तो वो जब पीछे, व्हेन इट पुशेस द अर्थ बैक, तो क्या होगा बताइए? इन टर्न इट इज द एक्शन फोर्स, इन टर्न इट गेट्स ए रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो अलोंग विद कार्ट इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब वो पुश करेगा, एक्शन करेगा, जैसे तुम्हारी बुक में नाव है, तो नाव को उसने पीछे पुल किया तो नाव ने उसे आगे पुल किया, फिर वो जंप करके जमीन पे आ गया। फिगर भी तो बुक में ही बना है, ऐसा है कि नहीं? नाव वाला, तो नाव को पीछे धक्का दिया तो नाव ने तुमको आगे एक्शन दिया। तो क्या होगा बताइए कि व्हेन, अगर क्या होगा कि जो हॉर्स है वो अगर पुल करेगा तो क्या होगा? दैट इज इस तरीके से वो पुल कर, ये पुश करता है जमीन को, और फिर इन टर्न क्या होगा? दैट इज द ग्राउंड pushes the horse in forward direction. Okay. Now, horse pushes
ग्राउंड, तो उसने ग्राउंड को पीछे पुश किया इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मैं तो पिछले 10 साल से बना रहा हूँ, आज तक नहीं बना पाया, लेकिन कभी ना कभी तो बनेगा मुझसे। बन तो जाएगा, अभी नहीं बन पाएगा। इन बैकवर्ड डायरेक्शन, पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज ए एक्शन फोर्स। जब तुमने पुश किया तो क्या है बताइए? Action force. दिस इज एक्शन फोर्स। इन टर्न ग्राउंड, इन टर्न देयर इज ए रिएक्शन फोर्स, जो कि इसके पीछे क्या बंधा हुआ है? दैट इज कार्ट। तो ये कार्ट है, तो कार्ट में सामान भरा है और इसमें एक गाड़ी वाला कोचवान बैठा है। सो इन टर्न there is reaction force and in forward direction, so horse along with cart moves ahead. So horse along with cart. ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम लोग करेंगे दैट इज वर्क एंड एनर्जी। Rotation.